हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इंडिया की इकोनॉमी क्या थी इंडिपेंडेंस के समय में। उसके बाद हमने देखा था 1950 टू 1990 इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। और आज के जो हमारी टॉपिक है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन एन अप्रेजल नाम का एक चैप्टर है। इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। ये देखिए हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज। आप इसमें भी आप करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि रिगार्डिंग द जो कॉमर्स है आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे इस पर। ठीक है, कुछ रीजन थे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। जैसा कि हमारा 1950 टू 1990 जो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिसके कारण कि हमारी रिफॉर्म्स होनी जरूरी थी, कुछ अलग कुछ बदलाव होना जरूरी था, कुछ न्यू चेंजेस होना जरूरी था। मगर वो चेंजेस क्यों होना जरूरी था, ये चीज़ों के विषय में हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ वेरियस रीजन थे, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि हमें चेंजेस करने हो गए। तो कुछ वेरियस रीजन है। पहला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो थी हमारी, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कर रही थी। मतलब गवर्नमेंट हमें ध्यान तो दे रही थी कि चीज़ें हमें इंडिया की ग्रोथ की जाए, कुछ नया अपडेट किया जाए, कुछ बढ़िया चीज़ों को दिया जाए, ताकि इंडिया की गवर्नमेंट क्या हो, इंडिया की जो पब्लिक है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्मूथली वर्क कर सके। बट यहाँ पे कुछ बढ़िया करने से नहीं ना होता है। आप उस तरीके से अगर परफॉर्मेंस करोगे तभी तो उन चीज़ों को मिल पाएगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर पाएगी। तो उनकी क्या थी, परफॉर्मेंस पुअर थी, जिस कारण भी हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा जरूरी देखने को मिल रहा था। ठीक है, फिर दूसरा क्या था हमारा, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो क्या था, कम पड़ गया था। कैसे, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो हमारा क्या हुआ था, बंद पड़ गया था। और इंपोर्ट हमारा क्या था, वो था बंद पड़ गया था। इन द सेंस था एक्सपोर्ट तो हमारा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इंपोर्ट हमारे पास हो रहा था। ठीक है, अब दिक्कत ये थी कि इंपोर्ट में क्या होता था, हमें पैसा दूसरे कंट्री को देना पड़ता है। तो सी बात है, अगर आप किसी से कोई चीज अगर लेंगे तो आप उसको पेमेंट करेंगे ही करेंगे। तो वो जो पेमेंट होता था वो हमारे पास से कैसे होता था, गोल्ड में और बोला सकता है फॉरेन सिक्योरिटीज में होता था। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास क्या होता था, ज्यादा हो गया था। अब हमको देना ज्यादा था, मतलब अदर कंट्री को पेमेंट पे आउट करना ज्यादा करना था, वहां से रिसीव कम करना था। ठीक है, तो इसके हमें क्या होता था, डेफिसिट, हमको डेफिसिट का सामना करना पड़ गया था। ठीक है, फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारे पास था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द सेंस कि हम लोग क्या करते थे, दूसरे देश से चीजों को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो स्वाभाविक सी बात, जब वो बाहर से अगर हमारे पास कोई भी चीज आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कुछ लगेगा उसमें। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो जो भी वहां से वर्क प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं उसकी प्राइस ज्यादा होंगी, और प्राइस ज्यादा होने के कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर होना हमारे पास ज्यादा लाजमी है। ठीक है, मीन इन द सेंस कि अब हमारे पास उस तरीके से तो ज्यादा अच्छे तरीके से मशीन वगैरह थी नहीं कि हम अच्छा प्रोडक्शन कर सके। हमारे पास पूरा का पूरा जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था वो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड पे एकदम था। ठीक है, अच्छे मशीन वगैरह न होने के कारण हम लोग क्या करते थे, गुड्स को अन्य कंट्री से मंगाते थे, और जिसके कारण हमको क्या होना था, होता था कि उसके प्राइस हमें ज्यादा पे आउट करने पड़ते थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये भी एक प्रेशर हमारे पास बढ़ रहा था, इसलिए भी हमारे लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी दिख रहा था। फिर बोला फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब क्या हुआ था, मैंने जैसा कि यहाँ बताया कि हमारे क्या थे, गोल्ड और उसके बाद फॉरेन सिक्योरिटी में ही हमें चीज़ों को पेमेंट करना पड़ रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा रिजर्व जो था, इंडिया की जो रिजर्व थी, वो रिजर्व क्या हो गई, कम पड़ती चली गई। ठीक है, और ये गिरते गिरते ऐसी स्थिति आ गई जहाँ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। और इसके लिए भी हमारे क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे लिए जरूरी था, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होनी जरूरी थी। ठीक है, फिर बोला था क्या, इंडिया जो था बहुत डेप्ट में ही भी डूब गया था, अदर कंट्री से लोन वगैरह लेता था ताकि इसकी इकोनॉमी बढ़े, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। अब ये सब चीजों को जो चेंज करना है वो कैसे चेंज होगा, जो आप यूज कर रहे हो उसको आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक न्यू चीजें आपकी अच्छी हो नहीं सकती हैं। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिला था। फिर नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, इनइफिशियंट मैनेजमेंट थी हमारे पास। इनइफिशियंट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट तो अच्छी होती थी, मगर वो उस तरीके से नहीं होती थी जैसा होना चाहिए था। इफिशियंट नहीं थी, मतलब जो हम चाहते थे वो हम नहीं रिसीव कर पाते थे। हमारी गवर्नमेंट कर तो रही थी बहुत बढ़िया, मगर वो चीजें से वो तरीके से वो चीजें मिल नहीं पा रही थी इंडिया की पब्लिक को, जिसके कारण कि इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। यही सब कुछ कारण थे जिसके कारण हमारे लिए रिफॉर्म होना, हमें लगा कि हमारे इंडिया को, देश को एक ऐसा कुछ ऐसी पॉलिसी लाई है जो कि इंडिया की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिले। तो अब इसके लिए क्या हुआ हमारे लिए, देखें हम क्या, टू मैनेज क्राइसिस ऑफ 1991 में हम लोग कुछ क्राइसिस से जूझने लगे थे, जिसके कारण कि हमको क्या हुआ कि उसको मैनेज करने के लिए हम लोग हमें कुछ वर्क करना पड़ गया। क्या वर्क करना पड़ गया, जरा देखें। इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच वर्ल्ड बैंक, उसने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया। क्या वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, और आईएमएफ को अप्रोच किया, क्या, रिसीव करने के लिए $7 बिलियन किस तौर पे, एज ए लोन। तो भैया हमको आप लोन प्रोवाइड करो, तभी हम जाके अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे, हमारी इंडिया की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बूस्टअप हो पाएगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं 1929 में एक मंदी आई थी। ठीक है,
एक मंदी आई थी, वो मंदी क्या हुई थी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट की थी, तो क्योंकि उसका पूरे देश पे क्या हुआ था, देखने को मिला था कि पूरे देश उससे प्रॉब्लम में जूझ रहा था। ठीक है, उसी तरीके से लोग ये सोचते थे, इंडिया की इकोनॉमी सोचती थी कि अगर नहीं बढ़ा तो ये पूरी की पूरी मंदी पूरे अन्य देशों पर भी छाएगी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से इन्होंने क्या किया, लोन के लिए बोला। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, आईबीआरडी। किस नाम से जानते हैं, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब कहीं कहीं पे पूछता भी है कि वर्ल्ड बैंक का अनदर नाम क्या है, तो अनदर नाम क्या है इसका, आईबीआरडी है। क्लियर है, चलिए अब भैया ये लोग देने को तो तैयार हुए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोन देने को तो तैयार हुए, बट इनकी कुछ शर्तें थी। क्या शर्तें थी, बोल रहे थे, फॉर एवलिंग द लोन दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया, क्या इंडिया से एक्सपेक्ट किया उन्होंने, लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। इन्होंने कहा कि आप क्या करिए, चीजों को लिबरलाइज करिए और दूसरे कंट्री के लिए भी अपने इकोनॉमी को क्या करिए, ओपन करिए। ठीक है, मतलब हम लोग मंगा तो रहे थे मगर उस तरीके से चीजों को नहीं मंगा थे जिस तरीके से होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, कुछ कोटा और कुछ टैरिफ लगाए हुए थे। क्या किया था हमने, कुछ टैरिफ और कुछ कोटा हमने लगाए हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा इंपोर्ट होता था और बाकी हमारी चीजें नहीं होती थी। ठीक है, अगर टैरिफ कोटा नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियो आप देखिए, पिछले चैप्टर की वीडियो, उसमें आपको समझ में आएगा कि टैरिफ कोटा होता क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या अब क्या मतलब था इनका, बोल रहे थे ये कि रिमूव करिए आप रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर का, आप पूरा पीएसयू यूनिट ही आप रखे हुए हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट ही आपका केवल है, आप पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को करते ही नहीं है। आप पहली बात तो इस रिस्ट्रिक्शन को अपने हटाइए। ठीक है, तब हम आपको लोन देंगे, किसने, आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक ने बोला था। फिर बोला है रिड्यूसिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, अब क्या करिए आप, अब जो गवर्नमेंट का जो रोल है उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर बूम कर पाएगी और आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है, अगर लोन देता है तो वो चाहता है कि उसकी रिकवरी हो जाए उससे, और वो तभी हो पाएगी जब वो उस तरीके से थोड़ा सा बताएगा चीजों को। क्लियर है, फिर क्या बोल रहा है, रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको पहले हटाइए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता था ना, बहुत ज्यादा परमिट लेना पड़ता था, परमिट इन द सेंस कि हमको बहुत सारी चीजों के लिए लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते थे, और हमें दूसरे देश से हम लोग अगर व्यापार करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ चीजों को देखने को मिल रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, कौन सी आई, ये देखिए, वाज अनाउंस टू द क्रिएट मोर कंपिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या हुआ, एक मोर कंपिटिटिव इकोनॉमी में एक इन्वायरमेंट लाई इन्होंने, एंड रिमूव बैरियर्स टू द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म्स, और उन्होंने क्या किया, ग्रोथ ऑफ द फर्म्स और एंट्री को उन्होंने क्या किया, रिमूव किया चीजों को। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एनईपी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स ऑफ द मेजर्स। एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हमारे पास आया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, पहले बोला स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करता था, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स इन्होंने देखा जो कि लॉन्ग टर्म पे काम करता था। ठीक है, आइए बात करते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या हुआ, बोला है दे रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म मेजर्स विच एम एट, जिसका एम क्या था, करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बीओपी। बीओपी का जो वीकनेस हमारा, बीओपी मतलब क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, बीओपी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अब क्या हुआ, हम लोग इंपोर्ट जब करते थे, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर लिए थे और एक्सपोर्ट कम कर देते थे। इससे क्या होता था कि हमारे पास से हमारे जो देश के रिजर्व थे वो ज्यादा बाहर जा रहे थे। ठीक है, ये मेजर्स इन्होंने देखा कि पहले क्या हुआ, जो वीकनेस हमारा बीओपी का उसको पहले करेक्ट किया जाए। ठीक है, बाय मेंटेनिंग, कैसे, बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कैसे, फॉरेन रिजर्व्स को रख करके, एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय कीपिंग राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। और क्या हुआ, और कंट्रोल किया जाए कैसे, इन्फ्लेशन को, बाय कीपिंग राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। प्राइस को तो हम राइज करें चीजों को, मगर एक अंडर कंट्रोल में रखिए, उससे ज्यादा वो चीजें ना बढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए कहा गया है ना कि एक लेवल से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तब जाके प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है आपका, स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे यहाँ क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेजर्स था ये। ठीक है, विच एम, जिसका की एम क्या था, एट इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। और ये क्या हुआ कि इंप्रूव किया एफिशिएंसी की, इकोनॉमी की एफिशिएंसी को ये इंप्रूव किया, और दूसरी बात क्या हुआ, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हम लोग देखा हम लोगों ने। मतलब क्या कि जब हम सब कुछ अच्छे तरीके से करेंगे, कुछ चीजों को अगर बदलाव करेंगे, स्ट्रक्चरल मतलब ये होता ही है कि एक ऐसा तरीके से वर्क को करना जिसके थ्रू कि आप जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो तो आपको क्या हो सके, रिसीव हो सके। ठीक है, वो तभी हो सकता है जब आप चीजों को उस तरीके से देंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है, मेन पॉलिसीज क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में देखने को मिली, जो कि 1991 में
जो मनमोहन सिंह, उस समय मनमोहन सिंह क्या थे, प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इन चीज़ों को थोड़ा-सा देखा। ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे हमारे यहाँ के। इन्हीं के कारण से हमारा बोला जा सकता है कि हमारे जो देश था, देश की इकोनॉमी थी, वो बहुत अच्छे तरीके से एक बिल्डअप तैयार कर पाई, एक बोला सकता है एक बेस तैयार कर पाई, ठीक है? क्योंकि इन्होंने ही सोचा, ये बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने समझा कि नहीं, हमारी इकोनॉमी को अगर कुछ देना है तो उसको पहली बात तो उसको एलपीजी पॉलिसी यहाँ पे लाना बहुत जरूरी है, ठीक है? देखिए क्या होता है, मतलब क्या, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर द 3 हेड्स। इन्होंने क्या किया, 3 हेड्स दिया था। रुकिए, इसका थोड़ा थोड़ा सा मतलब हम आपको बताते हैं, ठीक है? मतलब क्या, हमारे यहाँ पहले क्या था, लाइसेंसी पॉलिसी थी। पहले क्या था हमारे यहाँ, लाइसेंसी पॉलिसी थी, ठीक है? बोला कि इसको, लाइसेंस को पहले बात तो खत्म कर दो। इन्होंने बताया क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने सोचा कि ये 3 चीज, एलपीजी हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए जो कि हमारे देश को क्या कर सके, और ज्यादा बूस्टअप कर सके। मतलब क्या, अब ये एलपीजी 3 एलपीजी एल बोला जाता है, एलक्यूपी को इसने क्या किया था, रिमूव किया था। एल मतलब क्या, लाइसेंसिंग पॉलिसी को क्या किया जाए, रद्द किया जाए। उसके बाद जो हमारे कोटा थे उसको भी क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और कुछ परमिट थे जो कि ग्लोबल के थ्रू होने थे, उसको भी क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। मतलब क्या कि हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, हमारी जो अदर इकोनॉमी है, अदर जो बाहर की इकोनॉमी है, वो भी हमारे पास आ सके और हमारे देश से क्या कर सके, अच्छे तरीके से एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन कर सके, ठीक है? यानी कि ये कोटा, हमारा कोटा का जो प्रॉब्लम था, इसको हम लोगों ने दूर किया, ठीक? उसके बाद हमने क्या दूर किया, बोला सकता है कि लाइसेंस की पॉलिसी को दूर किया हम लोगों ने, ठीक है? अब इस तरीके से एलपीजी पॉलिसी हमारे पास आई, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब ठीक है, ये देखिए हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है? आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, ताकि हमें उन लोगों को भी पता चले कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती है, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर, बट ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देके चलेंगे तो हमारी चीज़ें और अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।